स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं बिग एक्सक्लूसिव। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात दिल्ली में सो रहे प्रशासन की। अभी 20 दिनों पहले ही नोएडा में युवराज की मौत का मामला सामने आया। ये मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि दिल्ली में जल बोर्ड, नगर निगम प्रशासन की लापरवाही ने एक और जान ले ली। बस फर्क इतना है कि नोएडा में गड्ढा बड़ा था और उसमें पानी भरा था जिसमें युवराज की जान चली गई, और दिल्ली में एक छोटे से गड्ढे में गिरने से युवक की जान चली गई है। गड्ढा जल बोर्ड ने खोदा था। क्या वजह थी, क्यों नहीं इस गड्ढे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, सावधानी के बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए, आखिर किसकी लापरवाही थी और जिससे इस शख्स की जान गई है, पूरी खबर आप तक बिग एक्सक्लूसिव में पहुंचाएंगे। लाइव तस्वीर भी वहां की दिखाएंगे कि आखिर लापरवाही के बाद लोगों का क्या कहना है। दूसरी बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश जो कहने को तो बाघों की संख्या और संरक्षण के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, लेकिन उसी प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हो रही है। साल दर साल बाघों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कौन है बाघों की मौत का असल जिम्मेदार, बताएंगे आपको पूरी खबर। तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर बाघ किन किन शहरों में बाघों की मौत हुई है और सबसे बड़ी लापरवाही आखिर यहां पर किसकी है। यानी बिग एक्सक्लूसिव में आज हम दो तरह की खबरें आपको दिखाएंगे, एक दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, और दोनों जगह ही लापरवाही के मामले सामने आए हैं। पहले दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर बाइक सवार की मौत हो गई है। जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में एक युवक गिर गया था, बाइक सवार युवक गिरा। जनकपुरी इलाके में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ और रात भर बाइक सवार को खोजता रहा परिवार, और सुबह पुलिस ने हादसे की जानकारी परिवार को दी। मृतक की पहचान कैलाशपुरी के रहने वाले कमल के रूप में हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। किसकी लापरवाही से? जल बोर्ड की लापरवाही से, नगर निगम की लापरवाही से। वो एमसीडी दिल्ली की जो बड़े बड़े दावे करती है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से इसके पार्षद और नेता पीछे नहीं हटते हैं, आज उनकी लापरवाही से कमल की जान चली गई। नोएडा में प्रशासन की लापरवाही से, बिल्डर की लापरवाही की वजह से युवराज की जान गई, तो जल बोर्ड की लापरवाही से दिल्ली में कमल की जान चली गई। यही वो गड्ढा है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये गड्ढा है, और इसी गड्ढे में काम चल रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से काम रुका हुआ था, इसीलिए इस जगह पर किसी की आवाजाही नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये गड्ढा आप देख रहे हैं किस तरह से खुला हुआ है, और इसी लापरवाही की वजह से कमल की जान चली गई। लेकिन अब इस मामले में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश भी हो रही है। मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सुनिए। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली के मंत्री ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमल की जान चली गई है, परिवार वाले अपने बेटे को ढूंढते रह गए। अब मंत्री जी को ध्यान आ रहा है और कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जो लापरवाही करेगा। सवाल वही कि पहले कार्रवाई की बात क्यों नहीं होती, लापरवाही पहले क्यों नहीं देखी जाती है। परिवार ने मामले में जांच की मांग की है। क्या कहना है परिवार को, सुनिए। रात को घर से निकले थे हम 12:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हमारे लड़के से बात हुई थी, दोस्त से। उसने हमें बोला था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ 11:30 बजे, 11:53 पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे था। उसने बोला 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, बट वो 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा। हमने आधा घंटा वेट किया, आधे घंटे में नहीं पहुंचा। 1 घंटा वेट किया, नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हम यहाँ आए, हम कंप्लेंट लिखाने गए। ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी
2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। फिर उन्होंने बोला कि एक काम हो रहा है, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे तक गिर गया। और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? रात को 12 बजे से जब आपके रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तब क्यों नहीं मिला आपको ये फोन? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब से। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग रहे? सर चाहते हम ये हैं कि यहाँ पे जो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इसको खुलवा के कम से कम ये तो पता लगवाइए, हमें सच तो पता चले कि लड़का हमारे अपनी गलती से मरा है या किसी ने उसको मार के फेंका है। इससे पहले नोएडा में गड्ढे में गिरने से एक इंजीनियर की जान चली गई थी। अब दिल्ली में उसी तरह का हादसा हुआ है जिसमें गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नोएडा में हुआ यह था कि प्रशासन की आंखों के सामने युवराज ने दम तोड़ दिया था। उसे बचाने की असफल कोशिश की जाती रही, लेकिन युवराज अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन कर रखी थी कि कम से कम कोई बचा सके उसको, लेकिन इतनी परवाह थी वहां मौजूद लोगों को अपनी कि वो उस व्यक्ति के लिए बेपरवाह हो गए जो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर रात के अंधेरे में कमल गड्ढे में गिरा। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। कमल किसकी लापरवाही से गिरा? अपनी लापरवाही से गिरा, प्रशासन की लापरवाही से गिरा, या कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि किसी ने, ऐसा परिवार वाले कह रहे हैं, किसी ने मार ये उसको वहां फेंका। तमाम सवाल परिवार वाले उठ रहे हैं। इस हादसे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ है उसमें लापरवाही प्रशासन की सामने आ रही है। जल बोर्ड का गड्ढा खुदा हुआ था और उसी गड्ढे में गिर के कमल की मौत हुई है। गड्ढे के पास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। क्या कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था? बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड भी नहीं था। हादसे के बाद वहां पर एक हरा कपड़ा लगा दिया जाता है। दफ्तर से लौटते समय कमल गड्ढे में गिर गया, जिससे कमल की मौत हो गई। रात भर कमल को उसके परिवार वाले ढूंढते रहे, यहां तक कि प्रशासन से भी कहा, पुलिस से भी कहा कि उसको ढूंढ दिया जाए, लेकिन पुलिस ने कहा सुबह 11 बजे के बाद ढूंढेंगे। सुबह पुलिस ने परिवार वालों को मौत की जानकारी दी और कमल के फोन से ही परिवार को फोन करके बताया कि कमल हादसे का शिकार हो गए हैं। परिवार वाले वहां पहुंचते हैं, तब तक कमल की मौत हो गई थी। सुबह पुलिस को मौत की जानकारी मिली, लेकिन इसके पहले जब परिवार ने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। सागर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सागर, क्या आप जनकपुरी पहुंच चुके हैं, उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है? अभी रास्ते में हैं आप, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल अनामिका, बस चंद किलोमीटर की दूरी पर मैं हूं जहां पर ये देखिए पूरा हादसा घटनाक्रम होता है, क्योंकि कल देर रात 8 बजे देखिए पूरा ये घटनाक्रम हुआ। फिर उसके बाद परिवार के लोग, परिजन लगभग दर्जन भर थानों के जनकपुरी में चक्कर लगाए। उन दर्जन भर थानों के चक्कर लगाने के बाद पुलिस का ना कोई जवाब मिला, ना कोई पता मिला कि आखिर बताइए कमल कहां पर है। लेकिन सुबह 7 बजे कमल के नंबर से जब फोन किया जाता है कि आपका बेटा जिसकी मौत हो गई है गड्ढे में गिरने से, फिर उसके बाद परिवार के लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे, रात भर आप लोग कहां थे, कहां सोए हुए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, कमल जो कि एक बैंक में देखिए काम करता था, कॉल सेंटर में, जब वो वापस लौट कर आ रहा था काम से अपने घर की तरफ, उसी समय पूरा यह हादसा होता है। लेकिन जहां पर ये जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी का काम ये चल रहा था, वहां पर किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया, ना कोई डिवाइडर, ना इस तरह के वहां पर कोई देखिए लिखे हुए बोर्ड लगाए गए कि यहां पर देखिए जाना मना है, या फिर ये जो है हादसों वाली जगह है, इस तरह के देखिए कोई भी वहां पर बोर्ड नहीं लगाया गया, जिसके कारण ये घटना हुई है। हमने नोएडा में देखा, युवराज की घटना के बाद ऐसा लगा था कि ठीक है, धन्यवाद आपका सागर इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह है कि इस हादसे के बाद कार्रवाई किस पर होती है, या फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि इसकी लापरवाही, उसकी लापरवाही। कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं। एक तरफ दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं मध्य प्रदेश जो बाघों के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहां बाघों की मौत हो रही है। टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां बाघ सुरक्षित हैं? लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
सिर्फ 2026 से अब तक 9 बाघों की मौत हो गई है। ये दूसरा महीना है 2026 का, 9 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि 2025 में सबसे ज्यादा 56 बाघ मारे गए। यानी जहां पर जंगल सुरक्षा का कवच होना चाहिए था, पर करंट, शिकार और लापरवाही की वजह से बाघों की मौत हो रही है। टाइगर स्टेट में बाघ मारे जा रहे हैं। अब संख्या आपको बता दें, साल 2026 में 9 बाघ मारे गए हैं। टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा बाघों के संरक्षण की बात कही जाती है। 2021 में 34 बाघों की मौत की जानकारी मिली मध्य प्रदेश में ही, जबकि 2022 में अगले साल 43 बाघ, यानी कि संख्या दुगनी हो गई। उसके बाद 2023 में 45 बाघों की संख्या मरने की, उनकी मौतों की संख्या सामने आई। 2024 में 46 बाघों की मौत हो गई, जबकि दावा यह किया जाता है कि सबसे ज्यादा संरक्षण बाघों का मध्य प्रदेश में होता है। 2025 में 56 बाघों की मौत की बात सामने आई और अभी साल की शुरुआत हुई है। ये साल की शुरुआत, दूसरा महीना, दूसरे महीने की शुरुआत है। फरवरी में 2026 में अभी तक 9 बाघों की मौत हो गई है। साल खत्म होने तक ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा, ये प्रशासन ही जाने, क्योंकि लापरवाही भी उनकी ही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टाइगर स्टेट में अनसेफ हुए टाइगर। टाइगर तो मरेंगे, क्योंकि टाइगर की उम्र तो 12 साल 15 साल 12 साल ही मान लीजिए वाइल्ड में। लेकिन जो इस प्रकार से इस घटनाएं हो रही है, वो वाकई में चिंता का कारण है। एमपी में 34 दिन में 9 बाघों की मौत। करंट बना सबसे बड़ा कातिल। मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन यही टाइगर स्टेट आज अपने बाघों को बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन विभाग और सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला शहडोल जिले के जय सिंह नगर रेंज का है। यहां खेतों की सुरक्षा के नाम पर अवैध रूप से बिछाए गए करंट की चपेट में आकर 2 बाघों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 29 जनवरी की रात यह घटना हुई, जिसके बाद बाघों के शवों को छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 किसान शामिल हैं। इन बाघों की मौत के साथ ही साल 2026 में अब तक बाघों की मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 7 मौतें सिर्फ जनवरी महीने में दर्ज हुई हैं। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो तस्वीरें और भी डरावनी हो जाती हैं। 2021 में 34 बाघों की मौत होती है, तो 2022 में 43 बाघों की मौत का आंकड़ा है। 2023 में 45 बाघों की मौत होती है, तो 2024 में 46 बाघों की मौत हो गई। 2025 में सबसे ज्यादा 56 बाघों की मौत दर्ज की गई, यानी बीते 5 साल में कुल 224 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताएं कि ये घटनाएं ऐसे समय में सामने आ रही हैं जब 20 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बाघों की मौत पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताते हुए जवाब मांगा है। खुद बीसीसीएफ मान रहे हैं कि लापरवाही बाघों की मौत की बड़ी वजह है। कई बार मैं इस चीज़ को बड़ा ब्लंटली कहूँगा कि हम लोग की ही लापरवाही बोल सकते हैं, जिसके वजह से मतलब विद्युत करंट से हो जाए या तुम्हारा वो स्नेयर लगा के, फंदा लगा के, और ये हर साल का है। और मैं तो बड़ा ब्लंटली शुरू में भी पत्र लिखा हूँ, वीसी भी लेता हूँ, तो मेरा मुद्दा यही रहता भी कि आप लोग अपना भ्रमण केवल भ्रमण के नाम से मत करो। यू शुड हैव अ स्मार्ट पेट्रोलिंग, और स्मार्ट पेट्रोलिंग हम लोग जब करेंगे तो ये समस्या थोड़ा सा कम हो सकता है। वी आर ऑन अलर्ट, हमने सबको अलर्ट इशू किए है कि आप लोग बिल्कुल जो अपने क्रिटिकल एरियाज, सबको पता है, हमें थोड़ा सेंसिटाइज होने की आवश्यकता है कि हमें पता होने के बाद भी हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सवाल ये है कि जब खतरा पहले से मालूम है तो समय रहते सख्ती क्यों नहीं की जाती। वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत के पीछे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सिस्टम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अरबों रुपए हो चुके हैं, लेकिन जवाबदेही की कमी है। फील्ड पे जो अधिकारी वो पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, जो शिकार के प्रकरण होते हैं वहां पे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारी जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है। यदि कहीं कोई शिकार हो रहा है तो उस अपराधी को कन्विक्शन रेट में हम देखते हैं बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो वन्य प्राणी प्रबंधन है वो कटघरे में है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी यदि शिकार करने वाले बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, बाघों का शिकार लगातार हो रहा है, बिजली के करंट से हो रहा है, जहर दे के हो रहा है, या ट्रेन में मर रहे हैं या सड़क पे मर रहे हैं, तो कहीं तो जवाबदेही फिक्स हो, जिसकी कमी है। बहरहाल टाइगर स्टेट में बाघों की ये लगातार मौतें सिर्फ आंकड़ा भर नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था की असलियत भी दिखाती हैं। सवाल यही है, क्या कागजों में सुरक्षित बाघ जंगल में भी सुरक्षित होंगे या फिर टाइगर स्टेट सिर्फ नाम भर रह जाएगा? और टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मौत हो रही है, जिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और आज रिपब्लिक भारत भी प्रशासन से कुछ सवाल पूछ रहा है। जो लापरवाही तो मानते हैं, लेकिन किसकी कहां पर है इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। टाइगर स्टेट में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा असुरक्षित टाइगर स्टेट बाघों के लिए क्यों होता जा रहा है? बाघ सिस्टम की लापरवाही के शिकार हो रहे हैं क्या? पिछले 5 साल में 224 बाघ मरे हैं। सिस्टम क्यों लाचार बना हुआ है? मरे हैं या मारे गए हैं, ये भी सवाल है। करंट से बाघों की मौतें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी मौतें क्यों नहीं रुकी हैं? आखिर कौन है इन बाघों की मौत जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों को बचाने के पीछे जो मौत के जिम्मेदार हैं बाघों के? और वो कौन लोग हैं जो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं? उनके खिलाफ वन विभाग मध्य प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाघों की मौतों पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने चिंता जताई है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार के पास करोड़ों का बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सेफ टाइगर के मिशन पर सफल साबित नहीं हो रही है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में ही टाइगर सुरक्षित नहीं है। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 5 साल में 224 टाइगर डेथ हुई है मध्य प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा रखता है 2010 से। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, अरबों रुपए हो चुके हैं, लेकिन जवाबदेही की कमी है। फील्ड पे जो अधिकारी वो पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, जो शिकार के प्रकरण होते हैं वहां पे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है। राजनीतिक सिफारिशों पे अधिकारी जाते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है। यदि कहीं कोई शिकार हो रहा है तो उस अपराधी को कन्विक्शन रेट में हम देखते हैं बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो वन्य प्राणी प्रबंधन है वो कटघरे में है कि हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी यदि शिकार करने वाले बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं, बाघों का शिकार लगातार हो रहा है, बिजली के करंट से हो रहा है, जहर दे के हो रहा है, या ट्रेन में मर रहे हैं या सड़क पे मर रहे हैं, तो कहीं तो जवाबदेही फिक्स हो, जिसकी कमी है। तो एक तरफ लोगों में नाराजगी है बाघों की मौत पर, तो वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा है जिसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मैं बात करने वाली हूं नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित की। अपकमिंग फिल्म मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित विवादों के केंद्र में आ चुकी है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज में गुस्सा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस बवाल के बीच फिल्म मेकर नीरज पांडे ने फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म के नाम को बदला जाए, इससे एक समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित ने सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया। फिल्म के टाइटल में इस्तेमाल हुए पंडित शब्द को लेकर ब्राह्मण और हिंदू समाज में गुस्सा चरम पर है। आरोप है कि फिल्म के नाम के जरिए एक खास समाज को घूसखोरी से जोड़कर उसकी छवि खराब की जा रही है और उसे नीचा दिखाया जा रहा है। विरोध इतना तेज हुआ कि लखनऊ में एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। घूसखोर पंडित फिल्म पर एफआईआर। हजरतगंज थाना में फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में डायरेक्टर और टीम नामजद। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप। जातिगत भावनाएं आहत करने की कोशिश। विरोध सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। कल भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया और फिल्म के बहिष्कार और टाइटल बदलने की मांग उठाई। आप पहले शीर्षक पे जाइए, घूसखोर ब्राह्मण। ये कौन सा शीर्षक है भाई? मनोज वाजपेयी, आपने शीर्षक देख के नहीं बनाई फिल्में। आप ब्राह्मण हो,
कि नहीं हो? आप क्या हाइब्रिड हो, क्या क्रॉस ब्रिड हो? दूसरा, नीरज पांडे जो डायरेक्टर है वो पांडे है, ब्राह्मण है कि नहीं है, उस पर भी मुझे शक है। इनका सबका डीएनए चेंज होना चाहिए और किसी भी हालात में ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। सरकार को चेतावनी दिया है कि तत्काल इसको रोक लगा। अभी तो ट्रेलर है, लेकिन एड रिलीज इनमें संशोधित नहीं किया, बदला नहीं है। मैंने पूछ लिया अपना तो टाइटल, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड में भी लड़ेंगे। विवाद बढ़ने के बाद अब फिल्म मेकर नीरज पांडे खुद सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा, ये फिल्म एक फिक्शनल कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। हम समझते हैं कि कुछ दर्शकों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए फिलहाल हमने सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला लिया है। नीरज पांडे की सफाई के बावजूद सवाल अब भी कायम है, क्या फिल्म का नाम बदलेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। देखना यही होगा कि मेकर एक कदम और आगे बढ़ते हैं या फिर घूसखोर पंडित आने वाले दिनों में और बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लखनऊ से लेकर भोपाल तक फिल्म को लेकर बवाल है। सत्यविजय इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, क्या कहना है लोगों का? सीधे बात करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज जो है घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये तमाम जो लोग हैं देखिए विरोध प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब एफआईआर हो चुकी है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही, और इसी को लेकर ये तमाम जो लोग हैं देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। इन लोगों से मैं बात भी करता हूँ कि इनका क्या कहना है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई, मध्य प्रदेश में नहीं। देखिए, विषय क्लियर है कि हमने कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी हम प्रदर्शन बोल रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज निरंतर ये प्रदर्शन करेगा जब तक एफआईआर नहीं होगी, ओटीटी चैनल बंद नहीं किया जाएगा। जय जय परशुराम। किया था, आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? यही तो हम कह रहे हैं। मोहन यादव आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है। लखनऊ में योगी जी ने एफआईआर करवा दी और आप कहां सो रहे हो? क्या आप तक आवाज नहीं पहुंची ब्राह्मणों की, या ब्राह्मणों की आवाज सुनना नहीं चाह रहे हो आप? यूजीसी में आपने सवर्ण वर्चस्व कर दिया, तो ब्राह्मण क्या इस देश का, इस प्रदेश का वासी नहीं है? ब्राह्मणों को क्या आप काला पानी की सजा देना चाहते हैं? करके ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है। इस मूवी ब्राह्मणों को लगातार लज्जित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आपका इस तमाम जानकारी के लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, इस पर भी आगे अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यूएसए से बातचीत से पहले ईरानी विदेश मंत्री ने बयान दिया है, हम सच्ची नीयत से काम करते हैं। अब्बास अरागची का ये कहना है। शांति के कूटनीतिक उपाय कर रहे हैं अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री हैं। आपसे हित स्थायी का आधार है। अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि यूएसए से बातचीत से पहले हम सकारात्मक हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वो आज बातचीत होनी है, उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मस्कट पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिनकी आज यूएस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होनी है। उनका कहना है कि हम सच्ची नीयत से काम करते हैं। बातचीत की तैयारी, जंग का सायरन। अमेरिका का फरमान, छोड़ो ईरान। न्यूक्लियर पर बात, बाकी पर टकराव। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला रहा तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। एक तरफ आज ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत होनी है, दूसरी तरफ वार्ता से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी दूतावास ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से साफ कहा, अभी ईरान छोड़ दीजिए, ऐसा प्लान बनाइए जो अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना हो, क्योंकि बिना चेतावनी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं। ये कोई सामान्य ट्रैवल एडवाइजरी नहीं, ये युद्ध से पहले दी जाने वाली चेतावनी जैसी है। और इसके साथ ही व्हाइट हाउस का बयान हालात को और गंभीर बना रहा है। व्हाइट हाउस ने सीधी धमकी दी, अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा, विश्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति के पास कूटनीति के अलावा कई विकल्प मौजूद हैं। सीधे शब्दों में संदेश साफ है, अगर बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने इस आग में घी डाल दिया है।
I said, no. मैं विमानों में नहीं सोता, मुझे विमानों में सोना पसंद नहीं है। वास्तव में मुझे खिड़की से बाहर देखना और मिसाइलों और दुश्मनों पर नजर रखना पसंद है। उधर ईरान भी किसी दबाव में झुकता नहीं दिख रहा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर होगी। वहीं अमेरिका का रुख बिल्कुल उल्टा है। वाशिंगटन चाहता है कि बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, आतंकी संगठनों को समर्थन, क्षेत्रीय गतिविधियां, अमेरिकी नागरिकों के साथ व्यवहार सब शामिल हो, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डील अमेरिका को मंजूर नहीं। इस बीच ईरान ने अरब की खाड़ी में करीब 10 लाख लीटर तस्करी के ईंधन से भरे 2 तेल टैंकर जब्त कर लिए। ये कार्रवाई भी सीधे सीधे ताकत का प्रदर्शन मानी जा रही है। एक तरफ ओमान में बातचीत की मेज सज चुकी है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी नागरिकों को निकालने की चेतावनी, सैन्य विकल्पों की खुली धमकी और ईरान का झुकने से इनकार। अब बस सवाल यही है, क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? और क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का अलार्म बज चुका है? पूरी दुनिया की नजरें ओमान में होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहां डील नहीं हुई तो अगली ब्रेकिंग बमबारी की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन बड़ी खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। मतलब पाइथन स्टील। तो देखिए, इस पूरे केस में जो भी पुलिस जांच कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन लोग अब अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप टीचर हैं, तो आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि बच्चे स्कूल मैम, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आप बताओ कि कौन पेरेंट ऐसा है जो बच्चों को जगह में रहेगा और वो सो जाएगा? हो ही नहीं सकता। हम भी हैं, मैं टीचर भी हूँ, मदर भी हूँ। मैं पहले अपनी बेटियों को, 2 डॉटर है मेरे पास, पहले मैं उन्हें सुलाती हूँ, फिर उसके बाद सोती हूँ। और अगर वॉशरूम के लिए भी उठती हूँ तब भी चेक करती हूँ उन्हें तब भी चेक करती हूँ। उनका रूम अलग है, तब भी मैं उन्हें चेक करती हूँ। तो आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है? आपको जितनी भी जा रही है ना खबर कि वो गेम कोरियन गेम था, ऐसा कौन सा गेम है? नाम बताओ गेम का। बताया कोरियन लवर गेम। नहीं, ऐसा कोई सा भी टास्क नहीं आ सकता। और सुसाइड करने वाला गेम कैसे गवर्नमेंट अलाउड कर देगी? और आपकी बच्ची वो गेम खेल रही थी, आपको पता ही नहीं था? हमें तो हर एक इन्फॉर्मेशन रहती है अपने बच्चे के बारे में। वो तो स्कूल भी बच्चियां नहीं जाती थी, कह रहे हैं पैसे हमारे पास नहीं थे। पैसे नहीं है, जाके घर जैसा दिखा रहे हैं, उनका पैसे नहीं है। और ऐसा रिक्शा चलाने वाला भी अपनी बच्चों को पढ़ाता है। सरकारी स्कूल में तो एजुकेशन फ्री में, तो एजुकेशन फ्री है। आपको लगता है घर में माहौल टेंस रहा होगा? बोल रहे हैं 2 वाइफ्स हैं, एक साली भी साथ में रहती है। वो तो मैं उस बारे में तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं कोचिंग भी चलाती हूँ यहाँ पे। मैं बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, ड्राइंग कंपटीशन भी कराती हूँ यहाँ पे। सोशल एक्टिविटीज में जो चिल्ड्रन से जुड़ी हुई सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें भी मैं जज बनती हूँ और सारी एक्टिविटीज करवाती हूँ। ड्राइंग कंपटीशन मैंने तो उन लड़कियों को देखा ही नहीं। आज तक वो बच्चे भी तो दिखने चाहिए थे यार। फिर देखो, हम मानते हैं तुम पढ़ाई सरकारी नहीं पढ़ा सकते,